वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है महाजनपद्स। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में आज कवर करेंगे, कैसे महाजनपद्स का राइज़ हुआ, कौन कौन से मेजर 16 महाजनपद्स थे, और उसके बाद ग्रीक और पर्शियन इन्वेजन्स हुए इंडिया में, और आगे चल कर के बुद्धिज़्म का राइज़ हुआ। तो पहले मैं आपको बुक से पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर लास्ट में मैं कुछ सिनॉप्सिस दूंगी, शॉर्ट 1 वर्ड वाले नोट्स हैं वो। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये शॉर्ट वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे आपकी लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइज एंड इवोल्यूशन ऑफ महाजनपद्स। तो हम जानते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में एक नोमैडिक लाइफस्टाइल होता था लोगों का। लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और खुद के लिए सस्टेनेंस एग्रीकल्चर, मतलब जो हमने बनाया उगाया उसी को खुद कंज्यूम किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग थे वो एक जगह पे जाके रहने लगे और अपना फूड वहाँ पे सेट करने लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जनपद। जन मतलब पीपल और पद मतलब फूड। तो ऐसे कर कर के जहाँ लोग एक जगह पे सेटल होने लगे तो वो जनपद कहलाया जाने लगा था। और लेटर वैदिक पीरियड में जब लोग गंगा वैली के पास जाके सेटल होने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, एग्रीकल्चर हुआ और आयरन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला और हमारे पास कुछ सरप्लस बचने लगा। इससे लोगों के पास फूड सिक्योरिटी आई और एक तरीके से यहाँ से हम देखते हैं कि सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जब फूड प्रोडक्शन बढ़ता गया तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी साथ साथ उस एरिया में डेवलप हुए, और जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हुआ, एक मार्केट बना, तो वो एक पूरा अर्बन टाउन बन करके डेवलप हो चुका था। और ऐसे करते करते जो जनपद थे वो और बड़े होते गए और महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। महाजनपद को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं और फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो किंग्स थे वो टैक्स कलेक्ट करने लगे लोगों से, कुछ टैक्सेस कंपलसरी हो गए थे और आगे चल कर के महाजनपद जो थे वो बन गए। तो बेसिकली है क्या महाजनपद, तो ये लार्ज एम्पायर्स थे इंडिया के अंदर। अगर मैं इसको फ्लो चार्ट के वे में एक्सप्लेन करूँ तो हमने क्या देखा था कि जो लोग थे वो गंगा वैली के पास आके रहने लगे, आयरन का डेवलपमेंट हुआ 900 BC में, एग्रीकल्चर के टूल्स बने, नए टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ। जब एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ा और अलग अलग आर्टिस्ट यहाँ आके रहने लगे थे, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा और इसी के साथ हमारी एक सेकेंड अर्बनाइजेशन बन के रेडी हो गई। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ महाजनपद, हमें किन किन एरिया से महाजनपद के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले तो है हमारा अथर्ववेद, यानी कि जो 4th वेद है उससे हमें सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन महाजनपद की मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा जो जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्र, वहाँ से 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें अंगुत्तर नकाया और महावास्तु से 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अंगुत्र मतलब अंग, तो 16 अंग जो थे, यानी कि 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन अंगुत्र निकाय से मिलती है। और महाजनपद किस पीरियड को बोला जाता है, 600 BCE को। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्याय जो कि एक संस्कृत ग्रामर बेस्ड बुक है, इसमें भी हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से महाजनपद सिचुएटेड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुरु, जो कि कुरुक्षेत्र वाला एरिया, ये दिल्ली पानीपत लगता है। 2 हमारे इंडिया के बाहर हैं, जैसे कि कम्बोज और गांधार। सो गांधार इज़ बेसिकली गांधारी के नाम पे रखा गया था, दोनों पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं। अवंती और यहाँ पे छेतिया, इसको छेदी भी बोलते हैं। तो ये 2 लौते ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड हैं। देन हमारा मगध, काशी, इसको वज्जी भी बोलते हैं, अंग, मल्ल, कौशल, ये सब आपके बेसिकली देखो तो यूपी बिहार साइड कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे गंगा वैली थी, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पे झारखंड उड़ीसा साइड जो माइंस हैं तो यहाँ से हमें आयरन मिल जाता था। सो मेजरली आप देखोगे इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी। मत्स्य राजस्थान के अंदर आता है। अब यहाँ पे से स्टेट्स की बाउंड्री नहीं बनी है तो मैं अपने से बता देती हूँ। असक हमारा महाराष्ट्र में एक लौता महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। कौशल, पांचाल, ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हो गए। अब हम सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद मैं इन्हीं के आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले अंग है,
जो कि बिहार में लोकेटेड है। और इसको ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था। यहाँ से जो मर्चेंट्स थे वो स्वर्ण भूमि या फिर साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। तो साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पड़ेगा बेसिकली, ये हमारा साउथ और ईस्ट, मतलब जो ये वाला एरिया जहाँ पे थाईलैंड और फिलीपींस, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ है, इनके साथ हमारा ट्रेड होता था। यहाँ के रूलर कौन थे, बिम्बिसार। नेक्स्ट मगध, जिसमें 2 कैपिटल थे, राजगिरी, बाद में इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी बिहार के अंदर आता है। सबसे पहला मेंशन मगध का अथर्ववेद में मिलता है और यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी। देन हमारा मल्ल, जिसका कैपिटल है कुशीनगर या फिर पवा। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से पता चलता है। बेसिकली गण संघ था या फिर इसे रिपब्लिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि राजा के लिए इलेक्शन होते थे, वोटिंग होती थी, तो गणसंघ कुछ ऐसे होते थे। और यहाँ पे ही बुद्ध ने अपनी आखिरी मील खाई थी पावा में, और उसके बाद वो महापरिनिर्वाण जो था उनका वो कुशीनगर में हो गया था, यानी कि उनको जो मोक्ष की प्राप्ति थी वो वहाँ पे हो गई थी। ये आपका यूपी साइड लगता है। देन हमारा है वज्जी। वज्जी का कैपिटल वैशाली, बिहार में सिचुएटेड है। यहाँ के राजा थे चेतक, और चेतक कौन थे, महावीर भगवान की जो मदर थी त्रिशला, उनके भाई थे चेतक। तो ये वज्जी के राजा थे, और वज्जी में टोटल 8 क्लैन्स आते थे, और महावीर जो थे वो भी ज्ञात्रिका क्लैन को बिलोंग करते थे, जो कि वज्जी में ही लोकेटेड थी। कौशल, जिसके 2 कैपिटल थे, श्रावस्ती और कुशावती, ये हमारा यूपी में सिचुएटेड है। और यहाँ पे कौन रूल करता था, शाक्य ऑफ कपिलवास्तु। तो ये शाक्य फैमिली जो थी ये कौशल को बिलोंग करती थी। और यहाँ पे ही जो हमारा लंबिनी है वहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ होता था। तो कौशल इस बेसिकली पूरी तरीके से इंडिया में नहीं आता है, इट्स लाइक जो हमारा ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर है यहाँ पे आता है, और गौतम बुद्ध का बर्थ भी इसी एरिया में हुआ था। और यहाँ के इम्पोर्टेंट राजा थे प्रसेनजीत। काशी बनारस में आता है, बेसिकली यूपी में, तो बाद में काशी को भी कौशल में इंक्लूड कर लिया गया था। देन शेदी, तो शेदी का कैपिटल शुक्तिमती, इसे सोतीवती भी बोलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली बुंदेलखंड वाला एरिया है। राजा थे यहाँ के शिशुपाल, और शिशुपाल को किसने मारा था, वासुदेव कृष्ण ने। और किस समय मारा था, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, यानी कि जब उनका कोरोनेशन हो रहा था उस समय शिशुपाल को मारा गया था। कुरु, जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, हरियाणा साइड ये आपका लगता है। तो फेमस जो कुरुक्षेत्र का लाइक जो इस एरिया में फेमस महाभारत का वॉर हुआ था, और ये भी एक रिपब्लिक था। वत्स, जिसका कैपिटल है कौशाम्बी, इलाहाबाद साइड लगता है, इसको वंश भी बोलते थे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ही जाना जाता था। और यहाँ पे उदयन जो रूलर थे उन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। पांचाल, इसके भी 2 कैपिटल है, याद रखना, अहिशत्र और काम्पिल्य, 2 कैपिटल्स हैं यहाँ पे, यूपी में लगता है। और फेमस सिटी जो कन्नौज है वो पांचाल में ही आती है। पांचाल किंगडम के अंदर कन्नौज सिटी, कन्नौज से आपको याद आ रहा होगा हर्षवर्धन के बारे में, जो कि यहाँ के राजा थे, बाद में उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था, वर्धन डायनेस्टी के रूलर। मत्स्य, जो कि मैंने बताया राजस्थान में है, मत्स्य का कैपिटल है विजयनगर या विराटनगर भी इसको बोलते हैं, यहाँ के फाउंडर थे विराट। शूरसेन, जो कि यूपी मथुरा में है, और यहाँ पे बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा हमें डोमिनेंस देखने को मिला था। यहाँ के इम्पॉर्टेंट किंग है अवंतीपुरा, और ये कृष्ण वर्शिप के लिए भी हम जानते हैं, ऑब्वियसली मथुरा में कृष्ण वर्शिप बहुत ज़्यादा होती है। अवंती, जिसके 2 कैपिटल थे उज्जैनी और माहिष्मती, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में भी जो एमपी का वेस्टर्न हिस्सा है, मालवा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अवंती आता है। बेसिकली ये आज के टाइम पे उज्जैन है। यहाँ के फेमस किंग कौन थे, प्रद्योत। यहाँ पे कुछ लास्ट के 3 बचे हैं। अब ये तीनों ही बेसिकली ऐसे हैं कि 2 तो इनमें से ये इंडिया के बाहर है, और ये एक लौता साउथ वाला है। तो ये अस्मक जो है इसका कैपिटल है पोटाना या पोटली, और ये नर्मदा से गोदावरी रिवर के बीच में, यानी नर्मदा मतलब एमपी के जो सेंटर से नदी निकलती है नर्मदा, और सबसे जो महाराष्ट्र से जो नदी है गोदावरी, इन दोनों के बीच में कहीं लोकेटेड है। और ये ओनली महाजनपद जो कि कहाँ पे है, साउथ ऑफ द विंध्य रेंज एंड वॉज इन दक्षिण पथ। दक्षिण पथ मतलब दक्षिण का मतलब साउथ, तो जो सदर्न इंडिया में लोकेटेड थी, और विंध्य रेंज के साउथ में। सो बेसिकली अगर ये हमारा मध्य प्रदेश एक रफ डायग्राम बना रही हूँ और ये हमारा विंध्य है, तो विंध्य के नीचे एक लौता महाजनपद था जो कि अस्मक था, बाकी सब हमने कहाँ देखे, ऊपर साइड थे। कंबोज, जिसका कैपिटल है पूंछ,
और ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, NWFP जिसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कम्बोज किसके लिए फेमस था? एक्सेलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। यहाँ के हॉर्सेस बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते थे। लास्ट हमारा गांधार, तकसीला इसका कैपिटल है, और ये भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कहीं लगता है। इम्पॉर्टेंट किंग यहाँ के पुष्करा सरिन, और बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन जो था उससे हमें गांधार के बारे में पता चलता है कि वहाँ के जो राजा थे डेरियस, उनकी यहाँ पे गांधार को कॉन्कर कर लिया था पर्शियंस ने। तो यहाँ पे हमें बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन जो कि डेरियस का है उससे पता चलता है कि गांधार को पर्शियंस ने कैप्चर कर लिया था। टोटल 16 महाजनपद में से 14 मोनार्क थे, यानी कि जहाँ राजा था, और 2 रिपब्लिक थे, यानी कि राजा होता था बट वो लोगों की सहमति से चुना गया है, उसके लिए वोटिंग होती थी प्रॉपर। तो कौन कौन से 2 रिपब्लिक हैं? वज्जी और मल्ल। तो इन्हें रिपब्लिक्स या फिर हिंदी में गणसंघ भी बोला जाता है। अब वज्जी जो हमारा रिपब्लिक था उसके अंदर भी बहुत सारी जैसे फैमिलीज़ थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल लिच्छवी थी। और लिच्छवी रिपब्लिक के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स अगर हम देखें तो लिच्छवी जो है हमारा वो ये हमारा जो लिच्छवी क्लैन है वो वैशाली के ऊपर रूल करते थे। इन्हें फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ एशिया बोला जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है, पूरे एशिया में सबसे पहला रिपब्लिक जहाँ पे लोग अपना राजा खुद चूज़ कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे कितने किंग्स रह चुके हैं? सिर्फ लिच्छवी क्लैन के अंदर 7,707 किंग्स रह चुके हैं। अजातशत्रु ने इसे आगे चल कर के कैप्चर किया था, और महावीर जो भगवान थे हमारे जैन धर्म के आखिरी 3 तीर्थंकर जो माने जाते हैं, वो भी वैशाली में ही बॉर्न हुए थे, कुंडुपुर में। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे महाजनपद के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा महाजनपद है मगध, जिसके बारे में हमने अलग से डिटेल में पढ़ा है। तो मगध के बारे में हम बेसिकली 3 डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे, हर्यनक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। हर्यन डायनेस्टी में हम 3 रूलर्स को कवर करेंगे, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद शिशुनाग के अंदर शिशुनाग खुद ही राजा थे, और कलाशोक, और नंदा डायनेस्टी में महापद्म नंदा और धनानंद। सो बेसिकली धनानंद को बाद में जो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो आ गए थे यहाँ पे, और फिर आगे चल के मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। बिम्बिसार, सो बेसिकली बिम्बिसार के बारे में हम फैक्ट्स कवर करेंगे। तो किस डायनेस्टी के थे? हर्यन डायनेस्टी के थे। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी कि शादियाँ कर करके काफ़ी सारे एरियाज़ को अपने एम्पायर में इंक्लूड किया था। सबसे पहले शादी इन्होंने कौशल देवी से की थी, जो कि प्रसेनजीत की बेटी थी, बहन थी। उसके बाद चेलना, जो कि लिच्छवी को बिलोंग करती थी, खेमा राजा ऑफ पंजाब के राजा उनकी बेटी, और वैदेही जो कि विदेहा की थी। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप अलायंसेस किए, लाइक बहुत ज़्यादा इनका वैसा नहीं था कि वॉर में बहुत ज़्यादा है। सो मैट्रिमनी और फ्रेंडशिप्स के थ्रू अपने किंगडम को लाइक बड़ा करना, एम्बेसडर्स को भेजना। इन्होंने जीवक को भेजा था अवंती के राजा प्रद्योत के लाइक कोर्ट में, क्योंकि उनकी उस समय बहुत तबीयत ख़राब थी। तो जीवक जो थे बहुत ही फेमस यहाँ पे फिजिशियन है, इनको भेजा था इन्होंने। और इन्होंने हराया था ब्रह्मदत्त को, जो कि अंग के राजा थे, और इसके साथ इन्होंने अंग को भी कैप्चर कर लिया था। जब इनकी शादी कौशल देवी से हुई थी तो इनको काशी जो था वो मिल गया था एज अ डाउरी। इन्हें सेनी या श्रेनिक भी बोला जाता था, यानी कि जिसके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, मतलब कि जो तैनात सेना होती थी वो। और बिम्बिसार जो था उसको उन्हीं के बेटे ने मारा था एट लास्ट। अब हम बिम्बिसार के बाद जो नेक्स्ट किंग थे अजातशत्रु, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिम्बिसार की डेथ के बाद अजातशत्रु ने सभी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो पहले उनकी पॉलिसी थी फ्रेंडशिप अलायंसेस की, वो हटा के वो किस पे आ गए थे? कॉन्क्वेस्ट पे। और मतलब कि बेसिकली लड़ाई या वॉर के थ्रू जो भी टेरिटरी है उसको अपने कंट्रोल में लाना। सो आफ्टर बिम्बिसार्स डेथ प्रसेनजीत टुक अवे काशी, तो प्रसेनजीत ने काशी को ले लिया था। तो अजातशत्रु जब राजा बने तो उन्होंने प्रसेनजीत को हरा के फिर से जो काशी थी उसको अपने अंडर में किया था, और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से शादी की। उसके बाद इसने 16 साल तक वज्जी जो थे उनसे लड़ाई की, और फाइनली जो वज्जी थी उसको भी टेरिटरी कर लिया था और मगध में इंक्लूड कर लिया था। जो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो राजगृह में हुई थी वो अजातशत्रु के ही टाइम पे हुई थी।
इन्होंने अवंती को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन इवेंचुअली कर नहीं पाए थे। और इनके इसी वॉर के टाइम पे इन्होंने 2 वेपन सिस्टम अपने खुद के बनाए थे। क्या क्या नाम है उसका? रथमूसला और महाशिला कांतका। रथमूसला बेसिकली एक चैरियट होता है जिसमें जो टायर होते हैं उनमें स्वॉर्ड लगा होता है, तो जब वो चैरियट चलेगा तो आगे आउटवर्ड्स मतलब आगे की तरफ जो तलवार है वो बाहर निकलेगी। और महाशिला कांतका जो है वो एक कैटापुल्ट होता था, यानी कि एक बहुत बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको फेंकने के काम आता था। तो ये 2 जो वेपन टेक्निक्स थी ये बनाई थी अजातशत्रु ने। बुद्ध की डेथ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुशीनगर में हुई थी। वो अजातशत्रु के ही टाइम पे हुई थी। अजातशत्रु को कुनिका के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट किंग है उदयन। तो अजातशत्रु ने जैसे अपने पिता को मारा था वैसे ही उसके बेटे ने उसको मार दिया, और उदयन उनका बेटा जो था वो मगध की गद्दी पे बैठ गया था। इनके टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या था कि इन्होंने अपना कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। उदयन जैनिज़्म के भी फॉलोवर थे। अवंती को ये भी कॉन्कर नहीं कर पाए थे कोशिश करने के बाद भी, और ही वॉज मर्डर ड्यू टू द ट्रेजरी ऑफ द किंग ऑफ अवंती, अवंतीवर्धन। तो अवंतीवर्धन की वजह से इनका मर्डर हो जाता है आगे चल करके। अब उनके बाद कई सारे बेटे आते हैं, जैसे कि अनिरुद्ध, उसके बाद उनके बेटे मुंड, और फिर लास्ट हरण्य रूलर आते हैं नागदशक। लेकिन जो नागदशक थे उनको ओवरथ्रो कर देता है शिशुनाग, और उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी की स्टार्ट हो जाती है। तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ शिशुनाग डायनेस्टी। तो इसमें मेनली हम 2 इम्पॉर्टेंट किंग्स को कवर करने वाले हैं, जो कि फर्स्टली है शिशुनाग, जिनके नाम पे इस डायनेस्टी का नाम रखा गया था। तो शिशुनाग इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, और ये अमात्य यानी कि मिनिस्टर थे लास्ट हरण्यक रूलर नागदशक के, यानी कि नागदशक के टाइम पे ये उनके अमात्य हुआ करते थे। इन्होंने फाइनली अवंती को कॉन्कर किया था, उसको अपने किंगडम में ऐड कर लिया था, जिसके बाद ये जो 100 साल की दुश्मनी थी ये एंड होती है। इन्होंने अपना कैपिटल वैशाली को बना लिया था, और इसके बाद जो किंग थे वो इनके बेटे कालशोक बने थे। इन्होंने आते ही साथ बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके रीन में वैशाली में 383 BCE में हुई थी। पहली कब हुई थी? 483 BC में। देन इन्हें काकावर्ण भी बोला जाता है, यानी कि इनका अल्टरनेट नेम। देन हम ये देखते हैं कि आखिरी रूलर इस डायनेस्टी के महानंदिन थे, जिन्हें किसने ख़त्म किया था? महापद्मनंदा ने। और महापद्मनंदा जिनके नाम के लास्ट में नंदा आता है, तो इन्होंने नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि महानंदिन ने कैपिटल जो था वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नंदा डायनेस्टी। सो बेसिकली महानंदिन जो थे, नाउ ही इज़ डेड, एंड महापद्मनंदा न्यू रूलर बन चुके हैं, और इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी है। इनके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइक एक ये महापद्मनंदा और एक बिंबिसार, इनके बारे में तो लाइक भर भर के फैक्ट्स आते हैं पेपर में, ठीक है। तो महापद्मनंदा इन्होंने कौन सा टाइटल रखा था? एकारथ, ठीक है। और ये माना जाता है कि शूद्र थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर ऑफ मगध, पहले मगध के राजा जो कि क्षत्रिय नहीं थे। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, है ना। और डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय इनका एक और नाम है। सेकंड परशुराम इनका एक और नाम है। और इनका टाइटल क्या है? सर्वक्षत्रांतक। तो टाइटल हमें 2 याद रखने हैं, एक तो एकारथ और एक सर्वक्षत्रांतक, ठीक है। यानी कि जो क्षत्रिय हैं उनकी ताकत को ख़त्म करना या फिर उनको डिस्ट्रॉय करना। इन्हें उग्रसेन भी बोला गया, यानी कि इनके अकेले के 4-5 नाम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उग्रसेन क्यों बोला जाता था? इनकी लार्ज आर्मी की वजह से। और ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया एंड हैड 1.20 लाख कैवलरी, लाइक 1.2 लाख के समथिंग कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2000 चैरियट रथ थे इनके पास। इन्होंने कलिंगा को भी कॉन्कर किया, और एक जिन मतलब जो जैन गॉड होते हैं उनकी इमेज भी बनवाई थी। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो धनानंद थे, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल रूलर। इसके अलावा कुछ लाइक यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि इन्होंने कैनल डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए थे। संगम लिटरेरी वर्ड अहना नूरू, ओके। सो वेन एवर यू फाइंड अ डिफ़िकल्ट वर्ड लाइक दिस, है ना, तो वॉट यू डू इज़ यू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। सो अहना एंड नूरू, अहना नूरू किसने लिखी है? मामूलंकर, ठीक है, मामूलंकर। इसमें बताया गया है कि नंदा डायनेस्टी कैसी थी और कितना ज़्यादा वेल्थ था उनके पास, ठीक है। तो ये मेंशन इसमें किया गया है।
नाउ वी हैव धनानंद, लास्ट रूलर नंदा डायनेस्टी के। तो नंदा डायनेस्टी में बेसिकली दो ही हमें डिस्कस करने थे, महापद्मनंद और धनानंद। इन्हें अग्रामीज या जेंड्रामीज बोला गया है ग्रीक टेक्स्ट में, ठीक है। ऑब्वियसली इंडियन नेम तो नहीं हो सकते। एग्रामीज और जेंड्रामीज ग्रीक टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि इनका नाम था, और इन्होंने इन्वेंशन किया था किसका, नंदोपक्रामणि, यानी कि एक मेजरिंग स्टैंडर्ड होता है मेजर करने के लिए, नंदोपक्रामणि, इसको किया था। अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि उन्हीं के टाइम पे थे जब अलेक्जेंडर ने इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो था उस पर कॉन्कर किया था। देन वी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको किसने हटाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, ऑब्वियसली मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में बहुत मेजर रोल रहा है कौटिल्य का, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आगे चल कर के मौर्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ओके, नाउ मगध के सक्सेस के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जैसी जगह पे वो एरिया लोकेटेड होगा उसका बहुत मेजर रोल इस पे प्ले होगा। तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड एट अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अराउंड उसके बहुत सारी हिल्स थी। मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र, उसके अराउंड बहुत सारी रिवर्स थी। तो रिवर्स नॉर्मली एक तरह का बैरियर ही प्रोवाइड करता है हमें, इसे जल दुर्ग भी बोला जाता था, यानी कि एक ऐसा किला जो कि जल के सेंटर में, लाइक हर तरफ से रिवर से सराउंडेड है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, जब एग्रीकल्चर होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होंगे, एक सिटी और एक अर्बन एरिया डेवलप होगा जिससे ट्रेड बढ़ेगा। साथ ही साथ जो मगध वाला एरिया है हमारा बिहार झारखंड, इतनी ज़्यादा आयरन की माइंस हैं कि जब आयरन के प्लक्शियर बने तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा। और मगध के रूलर्स नो डाउट ज़्यादा एम्बिशियस थे देन अदर रूलर्स, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा मगध का सक्सेस हुआ, और जो भी वॉर एलिफेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा थी। सो दिस वाज अनदर मेजर रीज़न टू द मगध सक्सेस। देन यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अर्ली फॉरेन इन्वेजन्स उसी टाइम पे हुए। अभी हमने पढ़ा कि धनानंद के कंटेम्प्रेरी थे हमारे अलेक्जेंडर। तो और कौन कौन से इन्वेजन्स हुए थे, सबसे पहले हमें देखना ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये सबसे पुराना फॉरेन इन्वेजन माना जाता है इंडिया में, किसका, पर्शियंस का। इन्हें ईरानियन भी बोलते हैं। साइरस वन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पर्शिया टू इन्वेड इंडिया। साइरस वन सबसे पहले थे जो कि जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। और ये किस डायनेस्टी के थे, जैसे हम इंडिया की डायनेस्टी पढ़ते हैं हमें उनकी भी डायनेस्टी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सब नहीं बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। सच एज द अकैमिनिड डायनेस्टी, ठीक है, यू स्पीक इट एज अकैमिनिड डायनेस्टी। कहाँ आए थे, नॉर्मल सी बात है, जितने भी थे ईरान, पर्शिया, मिडिल ईस्ट, सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही आएंगे, नॉर्मल सी बात है। सपोज दिस इज़ योर इंडिया, ओके, दिस इज़ योर इंडिया, ठीक है। तो सब यहीं से आएंगे, सी रूट से बहुत कम ही रूलर्स आते थे क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज़ थी। सो मेजरली जो इन्वेजन्स हुए वो सब नॉर्थ वेस्ट से हुए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़ बेसिकली, और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात वाला एरिया। तो यहाँ से साइरस वन अपने अकैमिनिड डायनेस्टी का आया 558 BC में, लेकिन कोई भी टेरिटरी इंडिया की कैप्चर नहीं कर पाया। अब साइरस के बाद आया था डेरियस वन 516 में, यानी कि 558 के बाद जो नेक्स्ट आया था वो 516 में आया था। हाँ, इसको एक अचीवमेंट मिला कि इसने गांधार को कैप्चर कर लिया था, मतलब अब आज की डेट में ये पाकिस्तान में हमारा लोकेटेड है। और ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस को और क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या बताया है कि इंडिया 28 क्षत्रप था या फिर प्रोविंस था ऑफ द पर्शियन एम्पायर। जैसे इंडिया में हम पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ी एम्पायर है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते थे। कैसे, जैसे प्रोविंस को हम भुक्ति बोल देते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसको विषय, उसमें विषयपति होते थे, ग्राम होते थे। तो ऐसे वो लोग भी तो अपनी एम्पायर को डिवाइड करते होंगे, तो कैसे डिवाइड करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्षत्रप। तो इंडिया क्या था, 28 नंबर का क्षत्रप था। अब इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है बेहिस्तून रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें बताता है कि गांधार एक पर्शियन एम्पायर का ही पार्ट था। नॉर्मल सी बात है, उनने कॉन्कर किया तो उन्हीं के एम्पायर का पार्ट होगा। अब डेरियस 3 जब राजा बने और उनकी डेथ हुई तो पर्शिया का जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि कुछ स्टार्टिंग के ही बहुत पावरफुल किंग्स होते हैं जो हैंडल कर पाते, उसके बाद नहीं कर पाते, तो एम्पायर जो है वो ब्रेक होने लगती है। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हमें डिस्कस करना है। बैटल ऑफ अर्बेला कब हुआ था, 331 BC में। इसमें क्या हुआ था
कि अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी डेरियस 3 के साथ, और इसमें अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जीत जाते हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ पर्शियन एम्पायर के अपने अंडर में ले लेते हैं। नाउ पर्शियंस का जो भी इंडिया में जितना भी वो रहे, जितना भी आए, जो भी उन्होंने कॉन्कर किया, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो इनका इन्फ्लुएंस हमें बेसिकली 3 से 4 चीज़ों में देखने को मिला है। सिर्फ पॉइंट्स याद करेंगे हम। आर्ट ऑफ कॉइन मेकिंग, ठीक है, तो जैसे वहाँ के कॉइन्स में एक तरफ राजा का पोर्ट्रेट होता था, तो वो चीज़ हो गई। खरोस्ती स्क्रिप्ट, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट, जब आप स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ोगे, ब्रह्मी और खरोस्ती, तो यू विल स्टडी दैट खरोस्ती स्क्रिप्ट मेनली डेवलप हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पर्शियन से इन्फ्लुएंस थी, तो उसी एरिया में डेवलप होगी, गांधार तक्षशिला वाले एरिया में, है ना। और ये हमें ग्रीक स्क्रिप्ट या सेरामिक, मतलब वो सारी लैंग्वेजेस लिखने में हेल्प करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक ने अलग अलग जगह पे पिलर्स वगैरह इस्टेब्लिश कराए थे, तो उस पिलर में एक पार्ट होता था अबैकस। ओके, तो ये जो अबैकस हैं वो बेल शेप के हमने कहाँ से सीखे? पर्शिया से। सो मेन पॉइंट ये नहीं है कि हमने उनसे पिलर बनाने सीखे, कि हमने उनसे अबैकस बनाना सीखा। मेन पॉइंट ये है कि बेल शेप के अबैकस हमने उनसे सीखे थे। और जो बुल कैपिटल, लॉयन कैपिटल, कहाँ है बुल कैपिटल? रामपुरवा बिहार, और लॉयन कैपिटल सारनाथ में। ये सब इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन हमें पर्शियन से देखने को मिलता है। पर्शियन ऑफिसर्स वर एम्प्लॉयड बाय मौर्यन किंग्स, कुछ मौर्यन किंग्स ने इन्हें अपने अंडर गवर्नमेंट में रखा था। हमें एक गवर्नर का नाम पता चलता है, टुशापा। सो बेसिकली टुशापा किसके टाइम पे थे गवर्नर? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। टुशापा नाम से ही पता चल रहा है कि ही इज़ नॉट एन इंडियन, ही यूज्ड टू बी अ पर्शियन पर्सन। और इसके साथ साथ स्टोन्स में बहुत ज़्यादा हाई पॉलिश होना, ये भी एक ग्रीक ही हमारा फीचर है, क्योंकि मॉरियंस के टाइम पे हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा पॉलिश्ड हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं, तो ये उसी से इन्फ्लुएंस हुआ था। नाउ ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया। सो नॉर्मल सी बात है, हम अलेक्जेंडर द ग्रेट को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हुए। सबसे पहले बेटे किसके थे? मैसेडोनिया के राजा फिलिप I के। टीचर कौन थे इनके? एरिस्टोटल थे। बहुत ही बचपन से उनको सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूं। इन्होंने अकैमेनिड डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया और अफ़गानिस्तान तक पहुँचे। अफ़गानिस्तान में बैक्टीरिया एक प्लेस है, वहाँ तक ये पहुँचे। उसके बाद इन्होंने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया। तो कहाँ पे हिंदू कुश? मान लो ये इंडिया है हमारा, फिर ये पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, तो इनको उसने क्रॉस किया। और इंडस रीजन को, इंडस रीजन इज़ बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का रीजन, तो इस रीजन को आके उन्होंने इन्वेड किया। और सबसे पहले इंडिया में एंटर होते होते उनकी 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई थी। सबसे पहली वॉर हुई थी अम्बी के साथ, जो कि तक्षशिला के राजा थे। अभी मैंने बताया कि गांधार और तक्षशिला कहाँ पे थे? इंडिया के आउटर एरिया पाकिस्तान में लोकेटेड थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो सबसे पहली लड़ाई इनकी अम्बी से होती है, और अम्बी इनके आगे सरेंडर कर देता है बिना किसी वॉर के, और ये भी बोलता है कि हाँ भाई, तुम आगे फ्यूचर में जब भी कॉन्क्वेस्ट करने आओगे तो मैं हेल्प करूँगा। इसीलिए अम्बी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ट्रेटर ऑफ इंडिया। अब अम्बी का नेक्स्ट टारगेट क्या था? पोरस, किंग पोरस। किसके? पौरव किंगडम के। तो पोरस पौरव किंगडम के। नाउ अब जो ये इनका बैटल होता है एलेक्जेंडर पोरस का 326 में। कब होता है? 326 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, भूलना मत। और यहाँ पे किस नदी के किनारे हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, झेलम नदी के किनारे। इसको बोला क्या जाता था? बैटल ऑफ हिडास्पस बोला जाता था। और पोरस बहुत ही ब्रेवली लड़े, बट जीत नहीं पाए, हार गए थे इसमें। और अलेक्जेंडर हिमसेल्फ अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। नाउ अलेक्जेंडर चाहते थे कि वो और इंडिया में ईस्ट की तरफ आएँ, बट जब उन्होंने नंदास के बारे में सुना, या फिर उनकी जो आर्मी थी वो नहीं आगे जाना चाह रही थी, देवर लाइक सिख, बहुत लोग डेड हो चुके थे, तो फिर वो लोग आगे नहीं आते, वहीं से वापस लौट जाते हैं। और 323 BC में अलेक्जेंडर डाइड। अब क्या इन्फ्लुएंस था यहाँ पे? अब हमें देखना है ग्रीक इन्फ्लुएंस, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? पर्शियन इन्फ्लुएंस। अब हम देखेंगे ग्रीक। तो ग्रीक में सबसे इम्पॉर्टेंट है सिल्क रूट। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और यूरोप के बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट बैठा, तो यहाँ से कई सारे सिल्क रूट्स जो थे वो डेवलप हुए। नेक्स्ट जो हमारे नियरकस थे, उनको ऑर्डर मिला था कि वो एक मैप बनाएंगे सी कोस्ट का, है ना। तो इंडिया का पूरा नॉर्थ वेस्ट से लेके कोस्ट तक का, तो यहाँ से हमें मैप में काफ़ी हेल्प मिली थी।
इंडिया की और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की ज्योग्राफी के बारे में बहुत डिटेल स्टडी किया, क्योंकि इतना बड़ा राजा जब आ रहा है कॉन्कर करने तो वो अपने पीछे बंदे भी बैठाएगा कि तुम लोग स्टडी करो कि मैं जिस प्लेस पे जा रहा हूँ उसका कैसा क्लाइमेट है, कैसा कॉन्टिनेंट है, वो कैसी कंट्री है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सो दैट इट इज़ ईजियर टू कॉन्कर एट द राइट टाइम। नाउ ग्रीक जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत ही अर्लीस्ट ऐसी हिस्ट्री है जिसकी हमें क्रोनोलॉजी मालूम है, यानी कि जिससे हम क्रोनोलॉजी आगे के लिए बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे हमने अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया। नाउ जो कॉइन्स ये लोग मिंट करते थे ना, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएटिव होते थे, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। तो इससे हमारे इंडियन जो किंग्स थे उनको भी कॉइन्स का नॉलेज हुआ था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसका डेवलपमेंट भी ग्रीक इन्फ्लुएंस से हुआ था। तो ग्रीक गांधार दोनों किससे शुरू होते हैं? जी से, ग्रीक और गांधार। और कौन कौन से स्कूल ऑफ आर्ट्स हैं? अमरावती और मथुरा। ठीक है, तो वो तो अपना इंडिया के अंदर थे, बट गांधार इंडिया के बाहर है। ये किसका मिक्स है? नॉर्मल सी बात है, ग्रीस और इंडिया का मिक्स ये आर्ट फॉर्म था। इसी के साथ हमारा जो बुक का एक्सप्लेनेशन था पूरा मगध और उसकी डायनेस्टीज़ और इम्पॉर्टेंट रूलर्स से कंसिडर करके वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फैक्ट्स जो है वो कवर करवाने वाली हूँ, जिससे कि अगर आपका लास्ट मोमेंट पे कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो यू कैन जस्ट लर्न दीज पॉइंट्स, और बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन आप अपने से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आगे मैं पूरी प्लेलिस्ट लाने वाली हूँ एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की विथ शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन्ड। ओके, और कम से कम टाइम में, कम से कम शॉर्टेस्ट वीडियोस में, जिससे कि आप कभी भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नाउ सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी में बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, 3 रूलर्स हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिम्बिसार जिन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया था मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके, कौशल देवी के साथ चेलना जो कि लिच्छवी की थी, खेमा और वैदेही, ये कुछ मैरिजेस थी इनकी जिसकी मदद से इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया। फ्रेंडली अलायंसेस करते थे, बहुत ज़्यादा वॉर कॉन्क्वेस्ट नहीं देखने को मिला। जीवक इनका जो फिजिशियन था उसको प्रद्योत के पास भेजा। ब्रह्मदत्त इन्होंने अंग को कैप्चर किया। कौशल देवी से शादी की जिससे इनको काशी दहेज में मिला। श्रेणी क्या सैनिय बोलते थे, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। मारा किसने था? इनके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु राजा बना तो उसने कॉन्क्वेस्ट को अपना तरीका बनाया था अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए। प्रसेनजीत इस समय पे जो काशी के रूलर थे, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि यहाँ पे क्या वॉर हुआ। वज्जी को अजातशत्रु ने अपने एम्पायर में इंक्लूड किया। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, दूसरी कब हुई थी? कालशोक के टाइम पे। रथ मूसल और महाशिला कांतिका, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, रथ मूसला और महाशिला कांता, ये 2 वॉर टेक्निक्स थी जो कि अजातशत्रु ने इंट्रोड्यूस कराई थी। रथ मूसला में रथ से समझ आ रहा है चैरियट, सो बेसिकली चैरियट की मदद से वॉर्स में जाना, और उसके जो व्हील्स होते थे उसमें तीर लगे होते थे। महाशिलाकांत का इस कैटापुल्ट, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो आग के गोले वगैरह होते थे उसको दूर से फेंका जाता था। इन्हीं के टाइम पीरियड में बुद्ध की डेथ होती है, इन्हें कुनिका के नाम से जाना जाता है। उदयन कैपिटल अपना पाटलिपुत्र को बनाया था, जैन धर्म को अपनाया। इनके बाद कई सारे रूलर्स आए थे जैसे अनिरुद्धा, मुंड नागदसक, लेकिन लास्ट में नागदसक जो था उसको हरा देता है, उसी का अमत्य शिशुनाग और जो हमारी शिशुनाग डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है। नाव शिशुनाग नागदसक उसका ही अमत्य था, और इन्होंने अवंती के किंगडम को फाइनली कैप्चर कर लिया था। कैपिटल वैशाली को बनाया था। नेक्स्ट इनके जो किंग थे वो कालशोक थे, जिनके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इन्हें काकावर्ण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, उदयन ने भी पाटलिपुत्र को बनाया, कालशोक ने भी पाटलिपुत्र को बनाया। आखिरी रूलर महानंदिन, जिनको हटा के महापद्म नंदा ने नंदा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया। महापद्म नंदा एकादत्त जाने जाते हैं, शूद्र थे, नॉन क्षत्रिय थे, पहले नॉन क्षत्रिय रूलर थे। सेकंड परशुराम, सर्वक्षत्रांतक, सारे इन्हीं के टाइटल है। उग्रसेन, क्योंकि इनके पास लार्ज आर्मी थी। कलिंगा को कैप्चर किया था। जिन्ना की ट्रॉफी यानी जैन गॉड की ट्रॉफी भी इस्टेब्लिश करवाई थी। एहना नूरू में से पता चलता है कि नंदास के पास कितनी वेल्थ थी। धनानंद जिन्हें अग्रमीज या जैंड्रमीज बोला जाता है, इन्होंने नंदो पक्रमाणी, यानी कि ये एक इनका क्या था, मेजरमेंट करने का सिस्टम था। अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे।
मगध की सक्सेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जलदुर्ग था, कैपिटल सराउंडेड था रिवर्स से, और जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी। राजगृह इसके अराउंड हिल्स थे, पाटलिपुत्र के अराउंड रिवर्स थी। एलुवियल सॉइल था, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, टैक्सेशन लगाया गया जिससे और ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा। आयरन की माइंस पाई जाती थी, वॉर एलिफेंट्स थे, बहुत एम्बिशियस रूलर्स थे, लिबरलिज्म था, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच, ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी। पर्शियन इन्फ्लुएंस में हमने क्या क्या देखा, कॉइन मेकिंग, खरोष्टी स्क्रिप्ट, बेल शेप्ड अबैकस, टुशापा और पॉलिशिंग कॉइन्स। टुशापा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये किसके कोर्ट में था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। और बाकी ग्रीक का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कुछ कॉइन्स वगैरह में, और बेल शेप्ड अबैकस तो उनके में नहीं था, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके में, जैसे मथुरा हमारा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, वो सब हमने ग्रीक से लिया है।